नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है, एक हेमिस्फेयर बना हुआ है और उसके फेस सेंटर पर यहाँ पर एक चार्ज रख दिए। क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द बॉडी, फ्लक्स थ्रू द फ्लैट फेस एंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड फेसेस। पहले पूरे बॉडी में से कितना फ्लक्स है इसकी बात करते हैं। तो अगेन पहले जैसे करते थे ना, ये फेस के सेंटर पे रखा है तो पॉइंट है, तो अब इसको अंदर या बाहर तो मान नहीं सकते, तो कंप्लीट किया जाए पहले फिगर को, है ना। तो इसी के जैसा एक हेमिस्फेयर इसके ऊपर रख देते हैं ताकि सिमेट्री से कह सकें इसमें से जितना फील्ड लाइंस क्रॉस करके निकली हैं इसमें से भी उतनी ही फील्ड लाइंस क्रॉस करके निकल रही होंगी। तो टोटल इस पूरे सरफेस में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो आधे वाले जो हेमिस्फेयर है उसमें से हाफ ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो फ्लक्स थ्रू द बॉडी है दैट इज हाफ ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर पूछा है फ्लैट वाले फेस में से कितना। तो अब तो आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि क्या करना है। यहाँ से फ्लैट वाले फेस में अगर कोई एक एरिया एलिमेंट लेंगे तो वहां पे जो फील्ड होगा वो सरफेस के टेंजेंशियल होगा ना। चार्ज अपने से रेडियली अवे फील्ड बनाता है, तो यहाँ पे सरफेस के टेंजेंशियल फील्ड हो जाएगा, तो इसलिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो फ्लैट वाले फेस में से फ्लक्स जीरो लिख दे रहे हैं। फ्लक्स थ्रू फ्लैट फेस इज इक्वल टू जीरो। अब बचा कर्व्ड फेस। तो दो ही तो फेसेस है, एक फ्लैट एक कर्व्ड, दोनों का मिला के टोटल बॉडी का इतना होना चाहिए, तो कर्व्ड वाले में से इतना आंसर आ जाएगा। फ्लक्स थ्रू कर्व्ड फेस इज हाफ ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये हो गया। देन सेवेंथ, इसमें कहा चार्ज जस्ट आउटसाइड द फेस, फेस सेंटर से जस्ट बाहर उठा दिए, थोड़ा सा ऊपर उठा दिए। तो इस केस में बताना है बॉडी में से कितना, फ्लैट फेस में से और कर्व फेस में से कितना। तो अब ये चार्ज जो है फेस सेंटर से जस्ट ऊपर उठा दिए, अगर बाहर ले आ दिए, तो चार्ज इनक्लोज, इस बॉडी के अंदर चार्ज इनक्लोज तो दिख रहा है कि जीरो है, तो चार्ज इनक्लोज जीरो है तो फ्लक्स तो जीरो लिखेंगे ही, तो पूरे बॉडी में से फ्लक्स जीरो हो गया। कर्व्ड वाले फेस में से जितना फील्ड लाइंस यहां पर इस केस में क्रॉस करके निकल रही थी छठवें वाले क्वेश्चन में, इसमें से भी उतनी ही फील्ड लाइंस क्रॉस करके निकलेंगे, क्योंकि इसको जस्ट आउटसाइड किए हैं, चार्ज को बहुत ज्यादा दूर उठा के नहीं रख दिए, जस्ट यहां से बगल में उठा दिए। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितना इसमें से क्रॉस कर रही थी पहले, जितना थी अभी भी उतना ही रहेंगी। इसलिए कर्व्ड वाले फेस में से जो आंसर पहले था अभी भी वही आंसर होगा। बदलेगा क्या, फ्लैट वाले फेस में से फ्लक्स, है ना, क्योंकि वही बात की इसके आसपास की जगह है ना, तो वहां स्ट्रॉन्गर फील्ड है, तो जब अंतर आएगा एंगल में तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो फ्लैट वाले फेस में से कितना है फ्लक्स, ये कैसे बताएंगे। अब टोटल बॉडी में से पता है कितना है, जीरो। कर्व्ड वाले में से कितना है पता है, हाफ ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जितना पहले आया था। तो अब इसमें से कितना, उसी का नेगेटिव, तब ना टोटल जीरो होगा। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं। फ्लक्स थ्रू द बॉडी इज जीरो, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड फेस इज हाफ ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जितना पहले लाए थे, और फ्लक्स थ्रू द फ्लैट फेस माइनस हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तभी तो मिला के जीरो होगा। सेवेंथ का आंसर किए हम लोग। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर एक ऐसा एरिया है, सर्कुलर एरिया बना दिया आर रेडियस का, और एक पॉइंट चार्ज है जो इसके सेंटर से आर दूरी पे है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर एरिया। ये जो सर्कुलर एरिया है इसमें से फ्लक्स कितना क्रॉस कर रहा होगा ये पता करना है। चलिए एक बार देखते हैं।
यहाँ पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से जरूर फील्ड लाइंस निकल रही होंगी जो इस एरिया में से क्रॉस करके भी बाहर निकल रही होंगी, है ना। तो कितना फ्लक्स है ये पूछा जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो रेडियस है, इसको ऐसे बनाए, ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये होगा r√2, है ना। ये r है, ये r है, तो ये r√2। हम क्या कर रहे हैं, r√2 रेडियस का एक स्फेयर एज्यूम कर रहे हैं। देखो सॉल्व करने का ढंग देखो, क्या कैसे सोच रहे हैं। r√2 रेडियस का एक स्फेयर एज्यूम कर लिए, ठीक है। अब यहां से जो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो सब तरफ निकल रही होंगी, इधर भी सब तरफ। तो कोई पूछे कि इस पूरे स्फेयर में से कितना फ्लक्स क्रॉस किया होगा, वो तो हमको मालूम है। पूरे स्फेयर में से जो फ्लक्स क्रॉस किया होगा वो होगा Q/ε0, है कि नहीं। लेकिन हमसे पूछा गया केवल इतने पार्ट में से। अच्छा, ये कोन जैसा बना होगा ना, कोन दिखाई दे रहा है, ये सर्कल और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये सब मिला के ये कोन बन रहा होगा ना एक। तो इस चार्ज में से 3 डायमेंशन में जो सब तरफ लाइंस गई हैं, उस पूरा जो स्फेयर बना लिए हैं, ये वाला जो स्फेयर है, इस स्फेयर में से Q/ε0 फ्लक्स है। इस कोन में से कितना लाइंस क्रॉस करके निकल रही होंगी, वही आंसर देना है हमें, है ना। तो इसको इमेजिन करना जरूरी है पहले तो। अच्छा, अब देखो कैसे करते हैं। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, सॉलिड एंगल्स का कॉन्सेप्ट, ये जानना होगा। सॉलिड एंगल या इसी को स्टेरेडियन बोलते हैं। जैसे एक होता है 2 डायमेंशन में एंगल जिसको रेडियन बोलते हैं, और 3 डायमेंशन में एंगल का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको स्टेरेडियन बोलते हैं, वो अलग चीज होता है। पहले से कॉन्सेप्ट समझते हैं, 2 डायमेंशन में जो एंगल है और 3 डायमेंशन में जो एंगल है उसका क्या मतलब होता है। तो 2 डायमेंशन में जब हम लोग एंगल बोलते हैं दो लाइन के बीच का, तो कहते हैं कि यहाँ दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करें उसको सेंटर लेते हुए एक सर्कल बना लिया जाए, और उस सर्कल में से ये जो आर्क लेंथ कट कर रहा होगा यहां से लेके यहां तक, जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ अपॉन ये रेडियस, ये दो लेंथ का रेशियो होता था ये एंगल, है ना। बोलते थे कि 2 डायमेंशन में रेडियंस में एंगल जो है, वो हम लोग लिखते थे एंगल इन रेडियंस इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ऐसा होता था। लेकिन अब हम लोग कुछ और बात करें, अब 3D में बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशन में भी एंगल डिफाइन किया गया है। कैसे? तो बोले कि एक 3 डायमेंशन है, जैसे पहले हम लोग 2D में आर्क लेंथ लेते थे, 3 डायमेंशनल एक स्फेयर ले लिए, उस स्फेयर में से कोई पैच ऑफ एरिया लेंगे, आर्क लेंथ नहीं लेंगे, अब एरिया लेंगे। 2 डायमेंशन जैसे 2D में हम लोग आर्क लेंथ लेते थे, वैसे 3D में अब लेंथ नहीं, अब एरिया लेंगे। कोई पैच ले लिया एरिया का। अब ये एरिया का पैच सेंटर पे जो 3D एंगल बना रहा होगा, ये कोन जैसा दिख रहा होगा, है ना। ये जो 3D एंगल है सेंटर पे, ये कितना होगा, तो बोला गया कि ये एरिया लिखिए अपॉन ये आर जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो जो स्टेरेडियन है, अगर उसको ऐसे डिनोट करें तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैच अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा देखो, कंपेयर करो, पहले जब हम लोग लिखते थे तो यहाँ पे लेंथ अपॉन लेंथ होता था। डायमेंशनली देखा जाए तो डायमेंशनलेस हो गया ना, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ। वैसे यहाँ पर भी एंगल जो है वो डायमेंशनलेस है। ऊपर में देखो एरिया है लेंथ का स्क्वायर, नीचे में रेडियस का स्क्वायर, है ना। ये ऐसे डिफाइन किया गया है 3 डायमेंशन में एंगल को, ठीक है। अच्छा, तो कोई कहे कि 3 डायमेंशन में टोटल कितना एंगल होगा। अब जैसे 2 डायमेंशन में टोटल एंगल होता था 2 पाई एंगल, है कि नहीं। टोटल एंगल कैसे पता चलेगा, तो पूरा ही आर्क लेंथ ले लिया जाए। पूरा आर्क लेंथ होता था कितना, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपॉन आर इज 2 पाई, टोटल एंगल होता था 2 पाई। वैसे अगर 3 डायमेंशन में कोई कहे कि टोटल एंगल कितना होगा,
तो पूरा एरिया लेना होगा स्फेयर का। तो पूरा एरिया लेंगे तो 4πr² न्यूमरेटर में हो गया, 4πr², नीचे r² तो 4π होगा। तो स्टेरेडियन में जो टोटल एंगल होता है, 3D एंगल जो टोटल होता है वो कितना होता है, 4π होता है। ठीक है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी, मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है इस एंगल को पता करने के लिए। वो भी थोड़ा सा सीख लिया जाए तब आगे बढ़ा जाएगा। फिर से देखिए, ये जो एंगल है उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है। तो ये जैसे कि मान लीजिए कोई स्फेयर है और इसमें ये सेंटर है, और हमको, मैंने एक कोन बना लिया ऐसा, नहीं, और ये पूरा एरिया अगर हम निकाल लें सरफेस का अपॉन r² कर दें तो एंगल इन स्टेरेडियन आ जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे। तो इसको क्या किया मैंने, पहले ऐसे बना दिया, ये भी रेडियस बना लिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना दिया। ये वाला जो एंगल है, ये 2D एंगल, इस ट्रायंगल में ये 2D एंगल पता कर सकते हैं ना। ये जो 2D एंगल है ये मान लेते हैं थीटा है, और ये जो पूरे कोन का एंगल है ये स्टेरेडियन में हमको पता करना है ना। ये भी पूरा कोन का एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल पता करना है, 2 डायमेंशनल एंगल पता है ना। अच्छा, ये तो मन में नहीं आ रहा कि ये थीटा है, ये थीटा है तो पूरा हम 2 थीटा कर दें। नहीं नहीं, वो 2D एंगल हुआ ना 2 थीटा, नहीं, ये वाला एंगल है थीटा, और हमको इसका 3D एंगल पता करना है, इस कोण में कितना बन रहा है। दोनों में डिफरेंस होगा, समझ में आ रहा होगा नहीं। तो देखो उसका एक फॉर्मूला भी है। तो इसके लिए कहा गया कि जो एंगल इन स्टेरेडियन होगा 3D एंगल, दैट विल बी इक्वल टू 2π टाइम्स 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला है, और थोड़ा सा इसको ध्यान से, किसके लिए है क्या है, थोड़ा इसको समझते रहिएगा, यूज करने में आसानी होगी। ये जो बना सरफेस, ये जो पूरा सरफेस बना, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये जो सरफेस है ये सेंटर पे कितना 3D एंगल बना रहा है, जो कोन जैसा शेप इमेजिन कर पा रहे होगे। सेंटर पे जो 3D एंगल बनाएगा वो ये लिखा है। अच्छा, फिर उसके बाद यहां से सेंटर से एक रेडियस वाली लाइन बना दिए, सेंटर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए। तो ये जो कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है, कोन का ये पूरा एंगल होता है ना, ये यहां से यहां तक, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अगर थीटा है, ये 2D एंगल अगर थीटा है, तो वहां से हमको इस पूरा सरफेस ने जो 3D एंगल सबटेंड किया होगा उस पर जाने का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ जो थीटा लिखा है वो 2D एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल, और ये जो लिखा है ये पूरा, ये जो एरिया सरफेस सेंटर पे सबटेंड कर रहा होगा स्टेरेडियन में, वो एंगल लिखा हुआ है। तो ये एक रिलेशन भी है, और वैसे तो इसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन का हम लोगों को यूज नहीं है, बोर्ड में इसका कोई मतलब नहीं है, और जेई में ही कुछ क्वेश्चंस में इसको हम लोग यूज करते हैं बस। डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं, ये पता रखना चाहिए हम लोग को, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये इतना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं एक्चुअली। चलिए तो वापस आते हैं हम लोग। ऐसा कुछ था, ये डायग्राम था हम लोगों का, है ना। और हमको ये पता करना था कि ये 3D में ये जो एंगल है, ये जो कोण यहाँ पर एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना है, क्योंकि 3 डायमेंशन में सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकली थी। तो 3D में जो टोटल एंगल होता है 4π, तो हम कहेंगे 4π एंगल में कितना फ्लक्स बिखरा, कितना फ्लक्स यहाँ से क्रॉस करके निकला पूरे 4π एरिया में, 4π एंगल में ना, वो पता है। तो हम केवल इतने जो 3D एंगल है उतने में से कितना निकला होगा वो पता कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एक बात समझ में आ रही होगी शायद कि क्यों नहीं हम 2 डायमेंशनल एंगल लेके ही इक्वेशन को प्रोसीड किए। क्योंकि होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं ये 2D में नहीं निकल रही ना, ये 3D में निकल रही हैं, तो 3 डायमेंशनल सोचना पड़ेगा, 3D में सोचना पड़ेगा। तो टोटल 4π एंगल में से कितना फ्लक्स निकला है, दैट इज Q/ε0। तो ये एंगल पता कर लेते हैं कितना है स्टेरेडियन में, और उस एंगल में से कितना फ्लक्स होगा ये पता कर लेंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि ये एंगल कितना है पता किया जाए। चलिए, अच्छा तो देखते हैं, पहले वो 2D वाला एंगल थीटा बना लेते हैं, और उसी की ये थीटा लिख देते हैं 2D एंगल, उसकी मदद से 3D एंगल जितना है वो पता करेंगे। अच्छा, ये जो थीटा है इसमें ये वाला जो साइड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा,
राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये साइड का लेंथ है r√2 और ये वाले साइड का लेंथ है r, क्वेश्चन में दिया है। तो ये यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा लिख देते हैं। साइन ऑफ थीटा इज r/r√2, दैट इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब साइन थीटा है तो कॉस थीटा पता चल, क्योंकि फॉर्मूला में तो कॉस थीटा लिखना है ना, कॉस थीटा पता चल गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू, हाँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो कॉस थीटा पता चल गया। चलिए यहां पर आते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा हमको पता है, तो अब हम लोग स्टेरेडियन में एंगल लिख देते हैं। 3D एंगल कितना होगा, स्टेरेडियन में जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1/√2। ये हो गया। अब यूनिटरी मेथड से आंसर लिखने जा रहे हैं कि पूरा 3D में 4 एंगल में फ्लक्स क्रॉस किया था Q/ε0, इतनी लाइंस क्रॉस की थी, तो इतने एंगल में कितनी लाइंस क्रॉस की होंगी, Q/ε0 अपॉन 4 इंटू ये एंगल, दैट इज इक्वल टू Q/ε0 1/4 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1/√2। तो ये इसको, ये आंसर हो गया। तो आंसर हो गया कितना, Q/ε0 इंटू 1/2 1 माइनस 1/√2, ये आंसर हो गया। यहाँ पर 2 था ऊपर, ये 2 था और ये, तो ये 2 कर लिए। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।